हो गया। अब अपन चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो यहां पर होगा शब्द के लिए शैल का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान होगा। इस पद को कभी भी रिक्त नहीं रखा जा सकता और ना ही इसे कभी समाप्त किया जा सकता है। और आगे सारी चीजें पढ़ लेंगे कि क्या क्या प्रावधान है, कि त्याग पत्र दे दे तो क्या होता है, एक्सपायर हो जाए तो क्या होता है, वो सारी चीजें आगे पता चल जाएगा कि यह पद कभी रिक्त नहीं रह सकता। अगला जो हमारा टाइटल अनुच्छेद 52 के अलावा 53 का, वो टाइटल यह है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो हमारा अनुच्छेद 53 ये कहता है, उसमें 3 खंड है अनुच्छेद 53 में। पहला खंड ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में रहेगी और राष्ट्रपति उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यानी यहां स्वयं शब्द भी लिखा है, लेकिन संविधान के अनुसार लिखा है, तो संविधान के अनुसार इस चीज को सीमित करता है उनके पद को, क्योंकि संविधान में फिर और कुछ बातें लिखी हुई है जहां उनकी शक्तियां कम होती नजर आती है और प्रधानमंत्री को वास्तविक अध्यक्ष साबित करती है, वास्तविक मुखिया साबित करती है। देश का अध्यक्ष तो राष्ट्रपति होता है, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। हमने लिख भी रखा होगा ना इसमें, तो अनुच्छेद 53 के बारे में ये लिखा हुआ है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। दूसरा प्रावधान ये कहता है कि संघ के जो रक्षा बल है, नेवी, एयरफोर्स और भारतीय सेना का सर्वोच्च समादेश, यानी सर्वोच्च कमांड है, जो समादेश के लिए कमांड शब्द का प्रयोग किया गया, तो इनकी सर्वोच्च जो कमांड है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। तो राष्ट्रपति में तीनों बलों की कमांड होगी, यानी मुखिया कौन हो गया? राष्ट्रपति होगा। तीनों सेनाओं का मुखिया कौन? राष्ट्रपति। लेकिन उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा, रेगुलेट होगा। तो यानी विधि कौन बनाता है? ये तो आपको पता ही होगा, आज हम ये सारी चीज शुरू कर रहे हैं। तो विधि बनाने का काम विधानमंडल करता है, विधानमंडल। अब ये विधानमंडल के 2 स्तर हैं, एक तो केंद्र का विधानमंडल, एक राज्य का विधानमंडल। तो हम केंद्र की बात कर रहे हैं, तो यहां पर केंद्रीय विधानमंडल कौन सा है? जिसको हम संसद कहते हैं। तो ये विधि बनाने का काम किसका? यहां पर संसद। संसद राष्ट्रपति में इन जो ये निहित शक्तियां हैं, तो ये राष्ट्रपति जब इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने की जो शक्ति है वो विधि द्वारा विनियमित हो सकेगी। तो यहां पर वो फिर पावर है वो सरकार में आ गई, क्योंकि विधि कौन बनाएगा? विधानमंडल। और विधानमंडल किसके कहने पर विधि बना रहा है? मंत्री परिषद के कहने पर। तो ये नियंत्रण किसके हाथों में हो गया? सरकार के हाथ में, मंत्री परिषद के हाथ में हो गया। 2 खंड ये हो गए। तीसरे खंड में 2 उपखंड भी हैं। पहला खंड, तो तीसरे खंड का जो उपखंड है, क या ए बी लिख सकते हैं, ये कहता है कि देखो ये जो हमारा अनुच्छेद 53 है, इसकी कोई भी बात, ऐसी बात इसकी कोई भी बात जो वर्तमान में कोई विधि लागू है, कोई कानून लागू है, उस विधि के द्वारा किसी राज्य की सरकार या किसी प्राधिकारी को, विद्यमान विधि के द्वारा राज्य की सरकार या किसी प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य मतलब फंक्शन, कार्य, राष्ट्रपति को स्थानांतरित करने वाले नहीं समझे जाएंगे। यानी अनुच्छेद 53 की कोई बात ऐसी नहीं मानी जाएगी कि कोई आदेश दे रखा है राज्य सरकार के लिए, कोई काम राज्य सरकार को दे रखा है या किसी प्राधिकारी को दे रखा है, वो काम राष्ट्रपति का नहीं माना जाएगा। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि जितने भी काम होते हैं केंद्र सरकार के, जिसको मंत्री परिषद कर रहा है, कोई भी कर रहा है, वो काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, क्योंकि राज्य का मुखिया कौन है? हमारे देश का संवैधानिक मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन यहां पर राज्य सरकार के बारे में कहा गया है कि इस
अनुच्छेद की कोई भी बात ऐसी नहीं मानी जाएगी कि मान लो कोई विधि बनी हुई है, उस विधि के तहत सरकार, राज्य सरकार को कोई काम सौंपा गया है, तो जो काम राज्य सरकार को दिया हुआ वो काम राष्ट्रपति को दिया हुआ नहीं समझा जाएगा। ये इसके पहले उपखंड का ये मतलब है। क्या लिखा हुआ है एक बार देख लो। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार, विद्यमान विधि, इस अनुच्छेद का मतलब अनुच्छेद 53, राज्य सरकार या अन्य कोई भी अथॉरिटी है उसको प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति को स्थानांतरित करने वाले नहीं समझे जाएंगे। मतलब राज्य सरकार को जो काम दिया और राज्य सरकार जाने, वो काम राष्ट्रपति के नाम से नहीं होंगे, आप ये समझ लो। दूसरी बात, इस अनुच्छेद की कोई बात, इस अनुच्छेद का मतलब वही हम 53 पढ़ रहे हैं, तो 53 की कोई बात राष्ट्रपति से अलग, राष्ट्रपति से अलग अन्य किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कोई कृत्य प्रदान करने से संसद को नहीं रोकेगी। इस अनुच्छेद की कोई बात, देखो इस अनुच्छेद में क्या लिखा है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यह लिखा था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो वहां सफाई दी जा रही है, यहां पर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि कभी ऐसा ना समझ लो सारी चीज राष्ट्रपति की है। यहां पर पहले खंड में यह लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इन चीजों को स्पष्ट करने के लिए लिख रखा है कि सारी चीज नहीं है। तो एक तो राज्य को जो काम दिए गए वो राज्य ही संभाले, राष्ट्रपति को नहीं माने जाएंगे। दूसरा इसमें यह कहा है कि राष्ट्रपति से अलग, राष्ट्रपति को हटाओ, उससे अलग कोई भी प्राधिकारी है उसको विधि द्वारा यानी कोई भी कानून बनाकर कोई कार्य दे दिए गए हैं, या फिर संसद किसी अन्य प्राधिकारी को कोई कार्य सौंपना चाह रही है, राष्ट्रपति से अलग कोई प्राधिकारी है उसको संसद कोई काम सौंपना चाह रही है, तो संसद ऐसा, या ये अनुच्छेद संसद को ऐसा करने से नहीं रोकेगा। यानी संसद राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी को विधि बनाकर कोई कृत्य प्रदान कर सकती है। यह इसकी भाषा से स्पष्ट होता है। अब यहां पर अनुच्छेद 53 के जो पहले खंड में लिखा था ना संविधान के अनुसार, ये जो शब्द है ये राष्ट्रपति की शक्तियों को ही सीमित करता है। कहने को तो हमने सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित कर दी है और ऐसा करना स्वाभाविक भी है, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक और संवैधानिक अध्यक्ष होने के नाते सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से करना शोभा देता है। कोई नीचे के अधिकारी से करेंगे तो गलत बात। देखो आप घर में दादाजी होते हैं, उनका सम्मान देने के लिए सारे काम में हम उनको आगे रखते हैं, वो काम नहीं करते हैं या कम काम करते हैं, पिताजी ज्यादा काम करते हैं दादाजी की तुलना में, लेकिन सम्मान सबसे ज्यादा दादाजी को दिया जाता है। आप कहीं भी जाओ, देखो साधारण सा उदाहरण देते हैं, अपन कन्यादान कराते हैं, तो कन्यादान घर से कोई भी कराने जा रहा है, लेकिन नाम किसका लिखवा के आएंगे, दादाजी का। क्यों, सम्मान देने के लिए। कोई आप शादी विवाह किसी प्रोग्राम में जा रहे हो, सबसे अच्छी पगड़ी किनके उस सर पे होगी, दादाजी के। सबसे आगे किनको करेंगे, दादाजी को। बैठते हैं वहां समाज में तो उनको आगे रखते हैं। कोई लेन देन करना होता है, पैसों का बैग है, कौन रखेगा, दादाजी रखेगा। तो ये उनको सम्मान देने के लिए ऐसा करते हैं, ना कि उनमें अब वास्तविक शक्तियां उनमें नहीं है। लेकिन यहां पर हमारे मन में एक शंका उत्पन्न होती है, राष्ट्रपति के बारे में हमने जो लिखा ना कि सारी शक्तियां उसमें होगी, कार्यपालिका शक्तियां, तो क्या राष्ट्रपति इन शक्तियों से निरंकुश या तानाशाह बन सकता है? तो इसको रोकने के लिए वहां लिखा ना यहां संविधान के अनुसार, तो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 74 में यह लिख दिया गया कि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 74 इसको अनुच्छेद 53 को सीमित कर देता है। ये लो भाई, हो गई शक्तियां सीमित। हालांकि बहुत से मामले में यह राष्ट्रपति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो किस हद तक मंत्रियों की सलाह के अनुसार काम करें। इस मुद्दे पर कई विवाद जग जाहिर हैं, सबको पता है। हमने देखा कि अपने राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच बहुत काफी विवाद रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर रहे हैं। ज्ञानी जेल सिंह और राजीव गांधी के विवाद तो इतना प्रसिद्ध रहा है, इतना फेमस रहा है, बहुत ज्यादा चर्चित रहा है। कुल मिलाकर बात ये, कभी राष्ट्रपति हावी रहा तो कभी प्रधानमंत्री।
कभी कोई भी हावी नहीं रहा, उनके बीच मनमुटाव इतना हो गया कि चर्चा का विषय बन गया। हमने देखा कि डाकघर विधेयक पर ज्ञानी जेल सिंह ने हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन उसके बाद आर वेंकट रमन ने भी उस पर साइन नहीं किए। जब वो उनका कार्यकाल पूरा हो गया, नए राष्ट्रपति बने, उन्होंने भी साइन नहीं किए। तो ये व्यक्तित्व की बात नहीं थी, बल्कि ये जो विधेयक था उसकी प्रकृति की बात थी कि उस विधेयक का नेचर ही ऐसा था कि उसको कोई भी राष्ट्रपति स्वीकार नहीं कर पाया। उसमें एक्चुअल में कुछ स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो बाकी तो डिटेल में जब संसद पढ़ेंगे तो वहां पर करेंगे उस पर चर्चा। अभी राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो उस मुद्दे को नहीं छेड़ते हैं। और इस पर समाचार पत्र में कार्टून भी छपा था कि आखिर ये राष्ट्रपति की कुर्सी को क्या हो जाता है, जो इस पद पर बैठता है वही बदल जाता है। भाई ज्ञानी जेल सिंह जी ने उस पर साइन नहीं किए, वेंकट रमन आए तो उन्होंने भी नहीं किए। अब बात यह आती है कि ये कार्यपालिका शक्ति क्या है। तो कार्यपालिका शक्ति को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, परिभाषित करना भी कठिन है, इसे किसी सूची में बांधना मुश्किल है, और शायद इसको अपरिभाषित इसलिए भी छोड़ दिया कि आखिर इसका वास्तविक प्रयोग तो मंत्रिपरिषद को ही करना है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर इसका अर्थ समझे तो नीति निर्धारण से लेकर उनको लागू करने तक इसकी भूमिका रहती है। यानी कार्यपालिका के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, सारे काम वही करती है, ये मान लो आप। बाकी फिर आप समझ लो, धारावाहिक वाली बात है, जब हम संसद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा संसद बहुत ताकतवर है। यानी विधि निर्माण के लिए पहल करना, कोई कानून बनाना है तो उसके लिए पहल कौन करती है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या है? क्या कार्यपालिका। कानून और व्यवस्था का रखरखाव करना, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ये निर्णय लेना, सारे कौन सी स्कीम लागू करनी है, विदेश नीति का निर्माण करना, ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो इस कार्यपालिका शक्ति में आते हैं। यानी इसको विस्तृत रूप से कहे तो हम कह सकते हैं कि राज्य के सामान्य प्रशासन का पर्यवेक्षण करना और उसका क्रियान्वयन करना कार्यपालिका शक्ति में आता है। यहां तक कि एक विख्यात संविधान शास्त्री थे, संविधान विशेषज्ञ थे, मिस्टर वेड, उन्होंने तो यह भी कहा था कि सामान्य नीति निदेशन भी कार्यपालिका शक्ति का ही अंग है। तो अभी तो आप केवल इतना लिख लो, उसके बाद आगे लिखवाएंगे। ये 5-10 लाइन आप लिखो, फिर आगे चलते हैं इस टॉपिक पे। लिखो भारत का राष्ट्रपति, हेडिंग डालो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, बस 52 में इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। अगले हेडिंग डालो संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। इसमें आप ये उतार लो अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नंबर 2 में लिखो संघ के रक्षा बलों का, या फिर ये लिख सकते हो तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होगा, साधारण भाषा में लिखना चाहो तो, बाकी ये संवैधानिक भाषा है। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। अपनी भाषा में भी लिख लेना कि तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। अब आगे इसको सब समझ लेंगे धीरे धीरे जब हम सब कुछ पढ़ेंगे तो। नंबर 3 में 2 उपखंड है, कह डाल के लिखो इस अनुच्छेद की कोई बात विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को स्थानांतरित करने वाले नहीं समझे जाएंगे। ख लिख लो, इसको आप ए या बी लिख सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। छोटा ए लिखना, लेकिन हाँ ये मैंने बड़ा ही लिखने की आदत पड़ रही है। छोटा ए ब्रैकेट में, बी ब्रैकेट में।
बी में लिखो, इस अनुच्छेद की कोई बात राष्ट्रपति से अलग, इसको मैं दूसरी भाषा में भी लिखवा दूंगा, थोड़ा सा सरल भाषा में, ये भाषा भी लिख लो। इस अनुच्छेद की कोई बात राष्ट्रपति से अलग अन्य किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कोई कृत्य प्रदान करने से संसद को नहीं रोकेगी। अर्थात संसद राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी को विधि बनाकर कोई कृत्य प्रदान कर सकती है। ये अर्थात वाली लाइन जरूर लिख लेना ताकि आप समझो। अर्थात संसद राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी को विधि बनाकर कोई कृत्य प्रदान कर सकती है। तो ये तो हो गया साथियों 52 और 53। अब चलते हैं राष्ट्रपति की प्रशासनिक या कार्यपालिका शक्तियों पर। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, देखो प्रशासनिक शक्तियों का मतलब है कि उन सभी कार्य को करने की शक्ति जो विभिन्न मंत्रालय और विभागों द्वारा किए जाते हैं, वो सारी कार्यपालिका या प्रशासनिक में आ गई। तो जो भी मंत्री वगैरह जो या कोई भी विभाग कार्य करता है वो सारे प्रशासनिक कार्य हैं। तो आप हेडिंग तो ये डाल लो। अब साथ के साथ लिखते चलेंगे और साथ के साथ समझाने की कोई बात होगी तो समझते भी चलेंगे। हेडिंग डालो राष्ट्रपति की कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां। इसमें लिखो, देखो फिर एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं फिर लिखना। हमने अच्छा पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे आगे। अनुच्छेद 73 पढ़ेंगे, 77 पढ़ेंगे। कार्यपालिका शक्ति की बात आती है तो भाई कार्यपालिका शक्ति कौन सी है, कहां से प्राप्त होती, कितनी है, कहां तक, इनका अधिकार क्षेत्र क्या है। तो अनुच्छेद 73(1) यानी 73 का जो पहला खंड है, इसका उपखंड ए, उसमें लिखा हुआ है कि जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है उन्हीं विषयों पर संघीय कार्यपालिका को शक्तियां प्राप्त होगी। देखो जो काम यानी जो संसद करेगी, जिन विषय से संबंधित जो काम संसद के हैं वो ही कार्य आप ये मान लो कार्यपालिका करेगी, या फिर ये कह सकते हैं मंत्री परिषद करेगी। यानी संघीय कार्यपालिका को वही शक्ति प्राप्त है। मंत्री परिषद व्यवहार में लिख दिया है, बाकी आप इसको कार्यपालिका ही समझना। कार्यपालिका लिख देता हूं। यानी जो शक्तियां, जिन विषयों पर शक्तियां संसद को प्राप्त है, अनुच्छेद 73 के पहले खंड का उपखंड ए ये कहता है कि उन्हीं विषयों पर कार्यपालिका को भी शक्ति प्राप्त है। संसद को किन विषयों पर शक्ति प्राप्त है, यहां पर ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी समझ लो। संघ सूची पर उसका कार्य है, समवर्ती सूची पर वो कानून बना सकता है, अवशिष्ट विषय उसके पास है, विशेष परिस्थिति में वह राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। यानी ये मान लो संसद के पास तो सारी शक्तियां हैं। तो इन विषयों पर अगर संसद को शक्ति है तो इन्हीं विषयों पर कार्यपालिका को शक्ति है। अनुच्छेद 73(1) का उपखंड ए ये प्रावधान करता है। अनुच्छेद 77 का पहला खंड ये कहता है कि भारत सरकार की सारी कार्यपालिका जो कार्रवाई है वो राष्ट्रपति के नाम से की हुई मानी जाएगी। इसका पहला खंड ये कहता है कि जो भी काम कर रहे हैं, भारत सरकार की जितनी भी कार्रवाई होती है वो सारी राष्ट्रपति के नाम से की हुई मानी जाएगी। ये यहां पर दो अनुच्छेद प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित या कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है, जो कि 52 से 62 के अलावा है। देखो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ये सारे कार्य स्वयं नहीं करता, बल्कि मंत्री परिषद या विभिन्न विभागों के द्वारा राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं काम। राष्ट्रपति तो करते क्या है भाई, राष्ट्रपति के पास बहुत बड़ा कार्य थोड़ी होता है। ठीक है, हम उनको पढ़ रहे हैं, संवैधानिक पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, व्यवहार में ज्यादा कुछ है नहीं उनके पास, लेकिन पढ़ना सारा है। हमें पढ़ना तो वहीं से, जो सैद्धांतिक वहीं से प्रश्न आएंगे। तो जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति वो हम पढ़ने जा रहे हैं कुल मिलाकर। यानी प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति देश के बहुत सारे उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उनको हटाने की वो शक्ति रखता है। तो नियुक्ति वाली बात पढ़ेंगे, फिर हटाने वाली बात पढ़ेंगे, जो हमने पहले ही बता दिया है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हेडिंग डाल के आप थोड़ा सा 2-4 लाइन लिखो, फिर अपन आते हैं। देखो राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां या कार्यपालिका शक्तियां, इसमें लिखो
जिन विषयों पर, या लिख लो अनुच्छेद 73(1)(a) के अनुसार जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, उन्हीं विषयों पर संघीय कार्यपालिका को शक्तियां प्राप्त होगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 77(1) में, अनुच्छेद 77(1) में प्रावधान है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि, ये सारी चीजें मत लिखना अभी, इनको आगे लिखेंगे, लेकिन स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ये सभी कार्य स्वयं नहीं करता है, बल्कि मंत्रिपरिषद या विभिन्न विभागों द्वारा राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्रशासन की एकता बनी रहे, कहीं बिखराव ना हो। और प्रशासनिक जो शक्तियां हैं, अपन उनमें अब राष्ट्रपति जो देश के उच्च अधिकारियों की नियुक्तियां हटाने की बात करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। अब आप हेडिंग डालो, राष्ट्रपति निम्न नियुक्तियां करता है। राष्ट्रपति निम्न नियुक्तियां करता है। कौन कौन सी नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 75(1) लिखो। सबसे पहले नंबर 1 डालो, लिखो प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75(1) सामने लिख लो उसके, प्रधानमंत्री निम्न नियुक्तियां करता है। नंबर 1 किसकी करता है? प्रधानमंत्री की। कैसे कैसे करता है जरूरी है नहीं है, ये सब आगे पढ़ लेंगे। जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, सारी चीजें आएंगी। अभी केवल राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75(1) नंबर 2, प्रधानमंत्री की परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, उसमें भी यही आएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर या प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, उसमें भी आगे लिख लो या ब्रैकेट में लिख लो अनुच्छेद 75(1), 75 का पहला खंड। नंबर 3, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76। नंबर 4, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ध्यान रखना सभी न्यायाधीश आ गए हैं, अलग से कोई प्रावधान नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश का अलग है, अन्य न्यायाधीशों का अलग है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124। नंबर 5, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 अनुच्छेद, और लिख लेना इनका अनुच्छेद 148। राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 155, राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 155। यहां पर एक लाइन लिख लो या नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिखो। नोट, अगर एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वहां उस राज्यपाल को वेतन या वेतन और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में बांटे जाते हैं जैसा राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करें, जैसा राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करें। यह अनुच्छेद 158 में, खंड भी लिखना चाहो तो लिख लो। अनुच्छेद 58 के तीसरे खंड का उपखंड है क, या ए लिखो, कुछ भी लिख लो। अब लिखो नंबर 7 पे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 217। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सारे न्यायाधीश आ गए इसमें। नेक्स्ट, एक नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख लो या फिर वैसे याद रख लेना। ये जो न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां नहीं है, ये कार्यपालिका शक्तियां ही हैं। तो आप ध्यान रखना, चाहे तो लिख सकते हो कि भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का भाग है, ना कि न्यायिक शक्ति का। 8 नंबर पे लिखो, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों
या उपराज्यपालों की नियुक्ति, या उपराज्यपालों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239। इसमें एक लाइन और लिख लो या नोट डाल के लिख लो, नोट, राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संभालता है। अनुच्छेद 239(1). अनुच्छेद 239(1) में लिखा है कि राष्ट्रपति अपने द्वारा जो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं उनके माध्यम से संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संभालता है। लेकिन ध्यान रहे कि राष्ट्रपति खुद नहीं संभालता है, काम सारे मंत्रिपरिषद ही करती है। मैं 8-10 काम स्पष्ट रूप से आपको लिखवा दूंगा कि वो काम राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है, बाकी सारे काम मंत्रिपरिषद से करता है। नंबर 9 डाल के लिखो, किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का, किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त करना, या उपराज्यपाल नियुक्त करना। कोई राज्यपाल है, उसको पड़ोसी किसी यूनियन टेरिटरी का उपराज्यपाल या प्रशासक नियुक्त करना है। ये दोनों शब्द अलग अलग है, बात तो वही है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। कुछ राज्यों, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में इनको उपराज्यपाल कहा जाता है, कुछ में इनको प्रशासक कहा जाता है। आगे लिखेंगे इनके बारे में। तो यह अनुच्छेद 239(2) में प्रावधान है कि किसी भी राज्यपाल को राष्ट्रपति कोई भी जो निकटवर्ती उसका संघ राज्य क्षेत्र है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, उसका भी साथ साथ में उसको प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त कर सकता है। जिस राज्य का राज्यपाल है उसके रहते ही उसको और भी अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। नंबर 10, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। बड़ी बात है, ध्यान से लिखना, क्योंकि मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियां राज्यपाल करते हैं। देखो, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। दिल्ली के लिए अलग से अनुच्छेद है, अनुच्छेद 239 के या ए ऐसे लिख लेना। यानी ये 239 बहुत कंफ्यूज करेगा। 239 भी अनुच्छेद है, 239 ए भी अनुच्छेद है, 239 ए भी एक अलग अनुच्छेद है, 239 ए बी भी एक अलग अनुच्छेद है, 239 बी भी एक अलग अनुच्छेद है। ये ध्यान रख लेना आप। तो दिल्ली के लिए एक अलग ही अनुच्छेद है 239 ए। 239 ए अलग है, ए अलग है, ध्यान रखना। तो 239 ए का खंड 5 में ये प्रावधान है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मुख्यमंत्री की नियुक्ति परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये इस अनुच्छेद में प्रावधान है। आगे आप लिखो, एक नोट डाल के फिर लिख लो, यदि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल से, उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर को बोलते हैं। ये जो आप दिल्ली में ये एलजी नाम सुना है ना आपने, जब से केजरीवाल सरकार आई तब से एलजी नाम बहुत सुनने को मिलता है, नहीं तो पहले कभी सुनने को नहीं मिलता था एलजी, क्योंकि इनकी आपस में तगड़ी खींचा तनाव रहता है इनका। तो एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। लिखो, यदि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्य तरीके से राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि दिल्ली में अनुच्छेद 239 ए या इसके अधीन बनाई गई किसी विधि के अनुसार प्रशासन नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के लिए कौन सा है, ए प्रशासन नहीं चलाया जा रहा है ए के अनुसार या के ए लिखो आप, बिना ब्रैकेट में लिखना, तभी पता चलेगा अलग अनुच्छेद है। के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, नहीं चलाया जा सकता है, तो
राष्ट्रपति सरकार को निलंबित कर सकता है। विधानसभा को भी कर सकते हैं, लेकिन आप सरकार लिख लो। राष्ट्रपति सरकार को या मंत्रिपरिषद को निलंबित कर सकता है, और ये प्रावधान है अनुच्छेद 239 ए बी कै। ये दिल्ली के प्रशासन से संबंधित है ए, और ए बी में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का प्रावधान है, जो कि अभी दिल्ली में मामला चल रहा है। अभी माहौल बन गया था कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, लेकिन उससे पहले केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। तो अब देखते हैं वहां भी एक क्या स्थिति पैदा होती है, उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। जैसे अभी हमने हरियाणा सरकार के उस मुद्दे पर चर्चा की थी, तो जरूरत पड़ी तो वहां चर्चा कर लेंगे। आगे लिखो, एक नोट और डालो। जब दिल्ली की बात हो गई तो पुडुचेरी की बात लिख लो। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भाई हमने देखा कि अनुच्छेद 239 ए के तहत राष्ट्रपति करता है। तो बात ये आए, कभी आप गलती से ये लिख दो कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी इसी तरह किसी संविधान के अधिनियम संविधान के अनुच्छेद में लिखा होगा, तो वहां अनुच्छेद में नहीं लिखा है, वहां कानून में लिखा है। आप लिखो नोट डाल के, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 की धारा 45 के तहत की जाती है, की धारा 45 के तहत की जाती है। ध्यान रख लेना, दिल्ली के लिए संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 239 ए, लेकिन पुडुचेरी की भी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, वहां के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की, लेकिन वहां संविधान में प्रावधान नहीं है। एक अधिनियम पारित किया हुआ है, एक कानून बनाया हुआ है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए। तो उस कानून की धारा में लिखा है कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति वहां के मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ये यहां पर जरूरी था। एक चीज और लिखो नोट डाल के, जम्मू और कश्मीर राज्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा किए जाने का प्रावधान है। क्योंकि अब वहां बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है, अब चुनाव तो चल रहे हैं वहां, अब चुनाव होंगे, हरियाणा के साथ साथ आचार संहिता लगी हुई है, देखते हैं क्या होता है। अभी वहां पर यही प्रावधान है, बाकी कोई संशोधन होगा, अपडेट होगा तो आपको बता देंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है, 370 पहली बार हटी है, तो वहां पर अलग व्यवस्था है। अब लिखो अगला जो भी पॉइंट है, मेरे ध्यान नहीं है, जो भी 8वां 10वां 12वां जो भी है, लिखो संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, और संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी, लेकिन जेपीएससी मत लिखना, नहीं तो झारखंड वाले समझेंगे कि ये हमारी जेपीएससी का बात कर रहे हैं। तो यहां पर संयुक्त लोक सेवा आयोग ही लिख लो आप। उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ये प्रावधान अनुच्छेद 316 के पहले खंड में है कि राष्ट्रपति यूपीएससी और जेपीएससी के यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अगला पॉइंट लिखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन, वो हटाने का प्रावधान दिमाग में आ गया था, तो लिखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। ये प्रावधान है अनुच्छेद 324 में, 324 में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीनों अन्य सदस्यों की नियुक्ति। ये 3 लाइन आप ऐसे सेम के सेम लिखोगे, तो इस पॉइंट में लिखो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीनों अन्य सदस्यों की नियुक्ति। कहां है ये प्रावधान? ये प्रावधान है अनुच्छेद 338 के तीसरे खंड में। अगला पॉइंट लिखो, इस लाइन में केवल अनुसूचित जाति की जगह अनुसूचित जनजाति लिख लो।
बाकी पूरी लाइन ऐसे लिख लो और आर्टिकल बदल लो। अनुच्छेद 338 ए का खंड 3, अनुच्छेद 338 ए का खंड ए या क का खंड 3। और फिर अगला पॉइंट लिखो, उसमें अनुसूचित जाति या जनजाति जो लिखा था आपने, उसकी जगह लिख लो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीनों अन्य सदस्यों की नियुक्ति। ये 338 बी के तीसरे खंड में प्रावधान है। याद रखना, ये अलग अनुच्छेद है, ये अलग है, ये अलग है। एक का भाग ये नहीं है, इसका भाग ये नहीं, तीनों अपने आप में स्वतंत्र अनुच्छेद है। ये 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 120 लिख दिया, लास्ट वाला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वाला 2018 में ही बना था। ये तो लिख भी सकते हो इसको, तो क्योंकि यहां से प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वाला लिखा है आपने लास्ट पॉइंट में, इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा जोड़ा गया है। इससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संविधान में प्रावधान नहीं था। आगे लिखो, संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर, संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के अंदर वित्त आयोग का गठन करना था और उसके बाद फिर हर 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 280 के तहत। 280 बोर्ड हमारा भर गया है। अनुच्छेद 280। थोड़ा सा अलग ही पेज ले लेता हूं मैं, चलो पूरा भर गया। टाइम शायद ज़्यादा हो गया है, घंटा सवा घंटे का आपका वीडियो हो चुका है। तो डिस्क्रिशनरी जो पावर है राष्ट्रपति की, उनको तो बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ यही पढ़ लेते हैं। उसको एक अलग उसमें पढ़ लेंगे, क्योंकि फिर 2-2 घंटे के लेक्चर हो जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। मेरा प्रयास तो ये रहता है 30-40 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर ना हो। बाकी अब ये टॉपिक खत्म ही नहीं होते तो इनको तो पूरा करना ही पड़ेगा। आप अगला पॉइंट लिखो नियुक्तियों में ही, राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के तहत समय समय पर सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट, अभी तक ऐसे 3 आयोगों का गठन किया गया है। काका कालेलकर आयोग, काका कालेलकर आयोग 1953। नंबर 1 लिखो, काका कालेलकर आयोग 1953। बीपी मंडल आयोग, वैसे तो मंडल आयोग ही लिख लो इसको, बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। बीपी मंडल आयोग, बिंदेश्वर प्रसाद, ये बिहार के मुख्यमंत्री थे, इनकी अध्यक्षता में बीपी मंडल आयोग बनाया गया था 1978 में। सन मैंने नहीं लिखी, 78 लिख लो, 1978। तीसरा बना अभी 2017 में जस्टिस रोहिणी आयोग, जस्टिस रोहिणी आयोग, या केवल रोहिणी भी लिखा मिल सकता है आपको। जस्टिस रोहिणी आयोग 2017, अक्टूबर लिखना चाहो तो लिख लो, 2017। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राजभाषा के संबंध में आयोग, राजभाषा के संबंध में आयोग, अनुच्छेद 344 का पहला पॉइंट। इसमें लिखना चाहो तो एक लाइन लिख लो, नोट, प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग बीजे खरे की अध्यक्षता में, बीजे खरे की अध्यक्षता में
1955 में गठित किया गया था, 1955 में गठित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट जो भी है लिखो। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी, अनुच्छेद 350 ख है ये, लेकिन मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा 50 का खंड ख है या फिर, ये मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट। आपको कोई गलती ना हो जाए। अलग अनुच्छेद है, 350 का ख नहीं है, 350 ख अलग अनुच्छेद है, 350 बी या ख ये एक अलग ही अनुच्छेद है, 350 का उपखंड नहीं है। यही लिखवाना था, कभी आप बाद में मैं लिखवा दूं तो आप तो हमेशा के लिए गलत हो जाओगे, इसलिए पढ़ाते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, और गलतियां भूलना ये तो स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है। नेक्स्ट लिखो, इसी में एक लाइन और लिख लो नोट डाल के। अनुच्छेद 347 में यह प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 347 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, समाधान मतलब सेटिस्फाइड, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सभी जगह या उसके किसी भाग में शासकीय मान्यता प्राप्त होगी, शासकीय मान्यता प्राप्त होगी। ये राष्ट्रपति से संबंधित है, तो हम देखो कहां से 52 से अपन यहां 350 तक आ लिए हैं। आगे लिखो, 5-7 और भी पॉइंट है, बाकी वो थोड़े से गौण हैं, उनका इतना महत्व नहीं है तो मैं उनको छोड़ रहा हूं। आप यहां पर लिखो, ध्यान रहे ये सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करनी होती है। जितने भी लिखवाइए सारी, ध्यान रहे ये सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री को छोड़ के, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो एक अलग मैटर हो गया, वो तो आप जानते हो। वहां विवेक, जब बहुमति है प्रधानमंत्री के पास तो उनको शपथ दिलानी पड़ती है, कोई मैटर ही नहीं है फिर तो। और मंत्री परिषद को उन्हीं को शपथ दिलाता है जो प्रधानमंत्री कहते हैं, अपने मन से नहीं दिला सकते, बाकी सारा मंत्री परिषद की सलाह से ही होता है। तो ये लिख लो, ध्यान रहे ये सभी नियुक्तियां, यानी ऊपर जो लिखवाई है उसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को तो टिक लगा लेना थोड़ा सा, बाकी नियुक्तियां राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करनी होती है। अब देखो